डीएनए मित्रों, आज हम विश्लेषण की शुरुआत भारत के शक्ति प्रदर्शन से करेंगे। जैसा कि हमने आपसे 5 मिनट पहले कहा था, डीएनए में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है और ये इसलिए क्योंकि भारत ने सबसे बड़ी डिफेंस डील पर मोहर लगा दी है। ये डील कैसे पाकिस्तान में डर का माहौल 3 गुना बढ़ाने वाली है, इसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। मित्रों, एक तरफ हिंदुस्तान है और दूसरी ओर पाकिस्तान है। दोनों देशों में सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है आपको? भारत पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और अत्याधुनिक हथियार खरीदने जा रहा है और पाकिस्तान अभी भी बुरके को हथियार बनाने में जुटा हुआ है। हम 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर बारूदी हथियारों की ताकत बढ़ा रहे हैं, नए नए हथियार खरीद रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो मानव बम तैयार कर रहे हैं। मित्रों, भारत ने वायुसेना और नौसेना के लिए घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी और मुनीर का पाकिस्तान महिला आतंकवादियों की फौज तैयार कर रहा है। एक ऐसी फौज जो फिदाइन यानी आत्मघाती हमलावर की तरह काम करेगी। पाकिस्तान के इस आत्मघाती हथियार के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम भारत के नए शक्ति प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, भारत के डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारत फ्रांस से 114 अतिरिक्त रफाल फाइटर जेट्स खरीदने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। इन 114 में से 90 रफाल फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी इस डील से मेक इन इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ाया जाएगा। रफाल वही लड़ाकू विमान है जिसके पराक्रम का प्रमाण पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिला था। रफाल के लिए फ्रांस से डील की गई है तो अमेरिका के साथ भी 2 बड़ी डील को सहमति दी गई है। अमेरिका के साथ होने वाले सौदे के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I टोही विमान खरीदे जाएंगे। नेवी के लिए ही एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बी रोधी क्षमता से लैस हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, फ्रांस और अमेरिका के साथ होने वाली इन डील्स की लागत 3,60,000 करोड़ रुपए है। डीएनए मित्रों, आजकल अंग्रेजी का एक शब्द आप कई बार सुनते होंगे। यह शब्द है जेंडर इक्वेलिटी, यानी महिला पुरुष के बीच समानता। यह दुनिया में पहली बार होगा कि आतंक और कथित जिहाद के लिए भी महिला पुरुषों की समानता का दम भरा जा रहा है। खैर, ये पाकिस्तान है, यहां आतंक फैलाने और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुनीर कुछ भी कर सकता है। मित्रों, हाफिज सईद ने खातून आतंकवादियों का चेहरा पहली बार दिखाया है तो आतंक के धंधे में उसके पार्टनर मसूद अजहर के लिए आज एक बुरी खबर आई है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में किस तरह पाकिस्तान और जैश को बेपर्दा किया गया, यह भी आपको बेहद ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, सुरक्षा परिषद की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए ब्लास्ट पर अपनी रिपोर्ट सामने रखी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि लाल किला बम धमाके के पीछे मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हाथ है। रिपोर्ट में मसूद अजहर की महिला आतंकवादियों की पलटन यानी जैश उल मुमिनात का भी जिक्र है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जैश की महिला आतंकवादियों को आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा करार दिया है। मित्रों, जैश की महिला आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र में एक्सपोज कर दिया गया और हाफिज की महिला आतंकवादियों को हमने आतंकी जलसे की तस्वीरों के जरिए एक्सपोज किया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से आई ये रिपोर्ट न सिर्फ मसूद अजहर बल्कि उसके आका आसिम मुनीर की दिक्कतें बहुत हद तक बढ़ा सकती है। 2009 से लेकर अब तक जितनी बार भारत ने सुरक्षा परिषद में जैश के खिलाफ प्रस्ताव रखा, उसके विरोध में चीन ने स्थायी सदस्य होने के नाते वीटो कर दिया। अब सुरक्षा परिषद खुद जैश और आतंकी हमले के कनेक्शन को साबित कर चुकी है। ऐसे हालात में चीन के लिए अगली बार जैश ए मोहम्मद के मुद्दे पर वीटो करना काफी मुश्किल साबित होगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको पाकिस्तान का एक दिलचस्प तथ्य बताना चाहते हैं। इन आंकड़ों से आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। मित्रों, स्वतंत्र आंकलनों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मसूद अजहर ने जैश उल मुमिनात के तहत महिला आतंकवादियों को भर्ती किया है तो हाफिज सईद ने मुस्लिम वीमेन लीग के झंडे तले महिला आतंकवादी तैयार किए। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तानी सेना पर नजर डालें तो पाकिस्तानी फौज में सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तानी फौज में सिर्फ 5,000 महिलाएं हैं, जिनमें से तकरीबन 700 अफसर रैंक पर हैं और बाकी 4,300 दूसरी अन्य रैंक्स पर हैं।
यानी जितनी महिलाएं मुनीर की फौज में नहीं है, उससे 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी मसूद और हाफिज की खातून पलटन में आतंकवादी मौजूद है। यहां आपको जानना चाहिए कि महिला आतंकवादियों को खड़ा करने का यह प्लान कुछ महीनों या सालों में नहीं बना। मित्रों, बालाकोट में एयर स्ट्राइक की वजह से अंडरग्राउंड होने से पहले मसूद अजहर खुलेआम जिहादी साहित्य लिखता था। यह साहित्य सादी के नाम से लिखा जाता था। उस दौर में मसूद अजहर ने एक निबंध लिखा था। इस निबंध का नाम था मेरी मुसलमान बहना। निबंध में मसूद अजहर ने लिखा था, जिहाद में शामिल होना हर मुस्लिम महिला का फर्ज है। मसूद और हाफिज की वही पुरानी साजिशें आज बुरके वाले बम की शक्ल में सामने आ रही हैं। जिस महिला को जननी की परिभाषा दी जाती है, उन महिलाओं को आतंक के इन काले किरदारों ने जिंदगी खत्म कर देने वाला हथियार बना दिया है। मित्रों, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान के लाहौर में हुए एक जलसे की तस्वीरें चल रही हैं। इस जलसे में आपको कई बुर्का पहने हुए महिलाएं नजर आएंगी। दरअसल यह जलसा लश्कर तैयबा के महिला विंग का है। आतंकियों की इस खातून ब्रिगेड का नाम है तैयबत। अरबी भाषा का यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर इंसानियत और अच्छे विचार होते हैं, लेकिन हाफिज ने बुरके वाली आतंकवादियों के लिए इस सुंदर शब्द का गलत इस्तेमाल किया है। मित्रों, हाफिज ने खातूनों की जो टेरर ब्रिगेड बनाई है, इसकी कमांडर है इफ्फत सईद। मित्रों, मुनीर का एक ही मकसद है, किसी भी तरह पाकिस्तान में आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और भारत में दोबारा आतंक की आग को सुलगाया जाए। ऐसे ही शत्रुओं को लेकर आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। अर्थशास्त्र में युद्ध के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्रकाश युद्ध, यानी आमने सामने की लड़ाई, और दूसरा है कूट युद्ध, यानी छल और कपट से की जाने वाली लड़ाई। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कूट युद्ध करने वाले शत्रु से निपटने के लिए किसी भी राजा को अपनी शक्ति में लगातार बढ़ोतरी करनी चाहिए। मित्रों, भारत से पाकिस्तान ने जब जब सीधा युद्ध किया है तो हार पाकिस्तान की ही हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान छद्म युद्ध यानी आतंकवादियों का सहारा लेता है। पाकिस्तान की इस आतंक परस्ती से निपटने के लिए भारत ने एक न्यू नॉर्मल तैयार किया है। यह नीति कहती है कि अगर पाकिस्तान के इशारों पर भारत में आतंकवादी हमले होंगे तो उसकी कीमत पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों को चुकानी होगी। इसी नीति को ऑपरेशन सिंदूर में अपनाया गया था और ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखते हुए भारत ने अपनी शक्ति को भी लगातार बढ़ाया है। आज जिस मेगा डील पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सहमति जताई है, उसमें एक गेम चेंजर हथियार भी शामिल है। यह हथियार है स्कैल्प मिसाइल। मित्रों, डीएसी से सहमति मिलने के बाद भारतीय एयरफोर्स के लिए 300 स्कैल्प मिसाइल्स खरीदी जाएंगी। इस ऑर्डर की कुल लागत 3,200 करोड़ रुपए होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन 300 मिसाइल्स का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना में मौजूद 36 रफाल जेट्स के लिए किया जाएगा। इसका मतलब है जो अतिरिक्त 114 रफाल खरीदे जाएंगे, उनके लिए स्कैल्प मिसाइलों का नया ऑर्डर जारी किया जाएगा। मित्रों, जो स्कैल्प मिसाइल्स भारत खरीद रहा है, वो हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में हाफिज के हेडक्वार्टर और बहावलपुर में मसूद के आतंकवादी अड्डे को स्कैल्प मिसाइल्स ने ही मिट्टी में मिलाया था। इन मिसाइल्स से आतंकी इतना खौफ क्यों खाते हैं, यह समझने के लिए आपको स्कैल्प मिसाइल की खासियतों को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, स्कैल्प मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक फायर एंड फॉरगेट वेपन सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि स्कैल्प मिसाइल को टारगेट की दिशा में दागने के बाद इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मिसाइल सीधे टारगेट पर जाकर ही गिरती है। इस मिसाइल की दूसरी खासियत है इसका डेटोनेशन सिस्टम, यानी धमाका करने की प्रक्रिया। स्कैल्प मिसाइल में 2 विस्फोटक लगे होते हैं। पहला विस्फोटक इमारत की छत को तबाह करता है और दूसरा विस्फोटक इमारत के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाता है। यानी अगर शत्रु बंकर के अंदर भी छिपा है, तब भी वो स्कैल्प के वार से बच नहीं सकता। इस मिसाइल की तीसरी और सबसे बड़ी खासियत है सटीक वार। स्कैल्प को जिस लोकेशन पर दागा जाता है, वो उसको 1 मीटर के दायरे में जाकर के फट जाती है। यानी दुश्मन के बचने का 1% चांस भी नहीं रहता है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर को सामरिक दुनिया में एक टेक्स्ट बुक यानी सबक देने वाली किताब का दर्जा दे दिया गया है। दुनिया की कई सेनाएं और थिंक टैंक अब तक ऑपरेशन सिंदूर में किए गए सटीक और घातक प्रहार को स्टडी कर रही हैं।
भारत ने भी इस कामयाबी को देखते हुए अपनी सामरिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मित्रों, रफाल फाइटर जेट्स के साथ ही साथ भारत ने एक और घातक फाइटर जेट खरीदने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नेवी के लिए रफाल एम फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। ये रफाल का ही नेवल वर्जन है, यानी ये फाइटर जेट विमान वाहक पोत से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आपको रफाल एम की खासियत बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि नेवी के लिए इसी फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी क्यों की जा रही है। मित्रों, रफाल एम की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी रेंज, यानी उड़ान की दूरी। रफाल एम की मैक्सिमम रेंज 3700 किलोमीटर है। इतनी रेंज के साथ एक रफाल एम अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का फासला तय कर सकता है। इस विमान की दूसरी विशेषता है इसके हार्ड पॉइंट्स, यानी हथियार ले जाने की क्षमता। रफाल एम में 13 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी यह विमान एक साथ 13 किस्म की मिसाइल, बम और अन्य हथियार लेकर उड़ सकता है। 13 किस्म की एक साथ। रफाल एम को RBE-2 रडार से लैस किया गया है। यह एक अत्याधुनिक रडार है जो एक साथ 40 टारगेट का पता लगा सकता है। सोचिए, एक साथ 13 हथियार ले जा सकता है और एक साथ 40 टारगेट की लोकेशन का पता लगा सकता है। मित्रों, भारतीय वायुसेना के परचम तले रफाल अपनी दमखम साबित कर चुका है। अब बारी है रफाल के नौसैनिक वर्जन की। नेवी के लिए पोसाइडन और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी खरीदे जा रहे हैं। ये फैसले और तैयारी इशारा देते हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो उसका आगाज समंदर की लहरों से ही होगा। मित्रों, हमारे इस विश्लेषण ने आपको देश की बढ़ती सामरिक शक्ति का शुभ समाचार दिया है, तो साथ ही हाफिज और मसूद जैसे किरदारों को यह पैगाम भी दिया है कि अगर उन्होंने भारत को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो इस बार भारत का जवाब पिछली बार से कहीं ज्यादा घातक होगा। डीएनए मित्रों, आसिम मुनीर के इशारे पर हाफिज सईद महिलाओं का आत्मघाती दस्ता तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ मुनीर के इशारे पर ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की रोशनी छीन ली गई है। यानी इमरान खान के साथ मुनीर का ये ब्लाइंड गेम है। जो इमरान खान 73 साल की उम्र में भी स्वस्थ थे, जिनकी आंख 4 महीने पहले तक ठीक थी, वो सब कुछ देख पा रहे थे, उनकी आंख की रोशनी अचानक आखिर कैसे कम होती चली गई। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया है कि इमरान खान की आंखों की रोशनी तेजी से कम हो रही है। दाईं आंख से अब वो केवल 15% देख पा रहे हैं, यानी उनकी दाईं आंख की 85% रोशनी जा चुकी है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश कर इमरान की सेहत के बारे में बताया है। इमरान खान के वकील ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि इमरान ने उन्हें खुद अपनी आंखों के बारे में यह बताया। इमरान की पार्टी ने आरोप लगाया कि रावलपिंडी की अडियाला जेल के पूर्व सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम ने पूर्व प्रधानमंत्री का यह हाल किया है। पिछले महीने ही अंजुम को अडियाला जेल से हटाया गया है। डीएनए मित्रों, आरोपों के मुताबिक पिछले साल नवंबर में इमरान की आंख में दर्द शुरू हुआ था। उनकी आंख के रेटिना में दिक्कत है। दिसंबर आते आते उनकी एक आंख की रोशनी लगभग पूरी तरह चली गई। सिर्फ 15% रोशनी ही बची है। इसके बावजूद उनका इलाज नहीं कराया गया। अस्पताल ले जाने के बदले उन्हें आंखों में जलन की कोई ड्रॉप दे दी गई। बार बार गुहार लगाने के बावजूद इमरान का इलाज नहीं कराया गया। जब इमरान की आंखों की रोशनी चली गई तो जेल सुप्रिटेंडेंट को बदल दिया गया। नए सुप्रिटेंडेंट ने इलाज के लिए 10 दिन का इंतजार किया। अंत में 26 जनवरी को इमरान की आंखों का इलाज शुरू कराया गया। इस्लामाबाद के एक अस्पताल में उनको ले जाया गया। इलाज के बाद भी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से वापस नहीं आई है। सिर्फ 15% तक ही अब वो देख पा रहे हैं। सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जेल प्रशासन ने इलाज नहीं कराया। जब तक ऊपर से निर्देश नहीं होता तब तक जेल प्रशासन ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसीलिए इसके पीछे सीधे तौर पर आसिम मुनीर का हाथ बताया जा रहा है। इमरान खान के वकील और उनकी पार्टी के नेता जब जेल सुप्रिटेंडेंट पर आरोप लगा रहे थे तो उनके बगल में इमरान खान की बहन अलीमा खान भी मौजूद थी। भाई की सेहत के बारे में जानकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। डीएनए मित्रों, इमरान खान पर जेल के भीतर जुल्म का यह सिलसिला लंबे समय से जारी है। पिछले 30 महीने से इमरान खान जेल में बंद हैं, लेकिन हाल के कुछ महीनों के दौरान उनके ऊपर तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी गई। उन्हें जेल में अलग रखा गया। परिवार के सदस्यों से उनके मिलने पर रोक लगा दी गई। जब इमरान की पार्टी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो उनसे भी सख्ती की गई। यहां तक कि खैबर पख्तूनवा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ मारपीट तक कर दी गई।
इमरान की पार्टी ने अब इस मुद्दे पर फिर से सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। वहीं इमरान की पार्टी के दावों की हकीकत का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल टीम बनाई है। 16 फरवरी यानी अगले 4 दिनों में यह रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है इस कमेटी को। इस रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे का कोई निर्देश देगा। लेकिन शहबाज और मुनीर की जोड़ी के रहते इमरान खान की सेहत के बारे में सही रिपोर्ट मिलना नामुमकिन है। राजनीतिक रूप से इमरान को खत्म करने के बाद मुनीर अब इमरान को तिल तिल कर मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। डीएनए मित्रों, अब हम मुनीर के गॉडफादर डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी का विश्लेषण करेंगे। 11 फरवरी को यानी कल रात व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को उस हथियार की याद दिलाई जिससे 8 महीने पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया था। आखिर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद ट्रंप ने खलीफा को मिडनाइट हैमर की याद दिलाई? डीएनए मित्रों, कल वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप के बीच करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मीटिंग का मुख्य मुद्दा था ईरान। इस मुलाकात के बाद ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा, पहले आपको यह देखना और समझना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायली प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात काफी अच्छी थी। ईरान से बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि डील होगी या नहीं। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो कहा वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ट्रंप ने लिखा, पिछली बार ईरान ने तय किया था कि उनके लिए डील ना करना बेहतर होगा और इसका जवाब उन्हें मिडनाइट हैमर से मिला था। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच डील को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन डील फाइनल होने के कोई संकेत मिल नहीं रहे। इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप के इस बयान को ईरान के लिए धमकी माना जाए? क्या यह मान लिया जाए कि ट्रंप और नेतन्याहू की यह मुलाकात मिडनाइट हैमर 2.0 की तैयारी है? मित्रों, हम इस तैयारी का विश्लेषण आगे करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना चाहिए ये डील संभव हो क्यों नहीं पा रही। मित्रों, अमेरिका और इजराइल की ये मांग है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दे और मौजूदा यूरेनियम सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान न्यूक्लियर संवर्धन किसी भी कीमत पर रोकने को राजी नहीं। ईरान के सामने दूसरी शर्त यह रखी गई कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को बंद कर दे और मौजूदा मिसाइल्स को सरेंडर कर दे। ईरान के खलीफा यानी खामनेई इस शर्त को भी मानने को राजी नहीं है। तीसरी बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठन जैसे हमास, हिजबुल्लाह की फंडिंग रोक दे, लेकिन ईरान डील में इस शर्त को भी शामिल करने के लिए राजी नहीं है। यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो बातचीत शुरू हुई थी उसमें अमेरिका और इजराइल बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सी संगठनों की शर्त को भी शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिस पर ईरान बातचीत करने के लिए उस तक के लिए भी तैयार नहीं। मित्रों, एक तरफ ईरान ने लगभग तय कर दिया है कि शर्तें नहीं मानेगा, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अभी भी बातचीत से हल निकालने का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कैसे ईरान पर हमले से पहले ट्रंप की एक नई चाल है, ये मिडनाइट हैमर 2.0 की तैयारी। बातचीत की आड़ में ट्रंप कुछ और ही खेल खेल रहे हैं और इस खेल का खुलासा कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें लीक हो गई हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने धीरे धीरे ईरान की जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को फिक्स ठिकानों से हटाकर ट्रकों पर लोड कर दिया है ताकि किसी भी हमले की स्थिति में इन्हें तेजी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके या जवाबी हमला किया जा सके। जॉर्डन के साल्ती एयरबेस पर 17 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा EA-18G ग्राउलर विमान को तैनात किया गया है जो दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम कर देता है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिकी मालवाहक विमानों की वहां पर आवाजाही बढ़ गई है। इसके अलावा अमेरिका ईरान की तरफ एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की अब तैयारी कर रहा है। मित्रों, अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले से पहले भी कुछ इसी तरीके की तैयारियां की थी। ट्रंप मादुरो से बातचीत के जरिए हल निकालने की बात करते रहे और इसकी आड़ में उन्होंने वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी और आखिरकार हमला कर मादुरो को उठाकर ले गए। डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की यह तैनाती भी साफ इशारा कर रही है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला तय है। लेकिन होशियार अकेले ट्रंप नहीं है। डील में जो डिले यानी देरी हो रही है उसकी आड़ में ईरान ने भी जंगी तैयारियां पूरी कर ली। मित्रों, एक तरफ ईरान ने डिफेंसिव मोड में आकर
इस्फहान में अपने परमाणु केंद्रों के प्रवेश द्वारों को मिट्टी से ढक दिया है ताकि हमलों में परमाणु संयंत्र और उसके अंडरग्राउंड ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ईरान ने अपने सबसे घातक मिसाइल खुर्रम 4 को अटैक मोड पर डाल दिया है। यानी मित्रों, अमेरिकी हथियारों के साथ साथ आज इजराइल के एक हथियार के बारे में भी चर्चा हो रही है। इस हथियार का नाम है वैक्यूम बम। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें वैक्यूम बम के इस्तेमाल का दावा किया गया। गाजा में इस्तेमाल हुए इजरायली हथियारों की जांच करने वाली एक संस्था ने यह दावा किया है कि इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर वैक्यूम बम से हमला किया था। आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो हो सकता है इस हथियार का इस्तेमाल खलीफा के खिलाफ भी हो जाए। इस हथियार से क्यों डरना चाहिए, अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, वैक्यूम बम के टकराने के बाद पहले धमाके में ज्वलनशील गैस से पूरे इलाके की हवा वो सोख लेता है। इसके बाद दूसरे धमाके से इतनी गर्मी पैदा होती है कि इंसान का शरीर भाप बन जाता है। वैक्यूम बम के धमाके के बाद हवा का तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से कितनी बड़ी तबाही मचेगी। ट्रंप भले ही खलीफा को कितना भी डराएं धमकाएं, लेकिन सच यह है कि वो आजकल अपनों से ही हार रहे हैं। मित्रों, टैरिफ को हथियार बनाकर अपने ही करीबी देशों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले ट्रंप को अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से करारा झटका लगा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कनाडा पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया। डीएनए मित्रों, यह फैसला ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है और इसका ट्रंप के टैरिफ पर क्या असर होगा, यह बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि अमेरिकी संसद में हुआ क्या। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कनाडा के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने की मांग की गई। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यह दलील दी गई कि टैरिफ की वजह से कनाडा के साथ अमेरिका के संबंधों को नुकसान हुआ है और वो चीन के करीब चला गया है। इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग कराई गई तो 211 के मुकाबले 219 वोट से यह पास हुआ। सोचिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन का बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद वहां ट्रंप की नीति के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। यानी ट्रंप की पार्टी के सदस्यों ने भी प्रस्ताव का समर्थन और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ वोटिंग की। हमारे देश में अगर सरकार की किसी नीति के खिलाफ संसद के निचले सदन से कोई प्रस्ताव पास हो जाता तो सरकार गिर जाती, लेकिन अमेरिका की संघीय व्यवस्था अलग होने की वजह से ट्रंप इसके बावजूद सत्ता में बने हुए हैं। आपको अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दलीय स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए। यहां कुल सदस्यों की संख्या 435 है, जिनमें 3 सीट अभी भी खाली है, यानी फिलहाल 432 सीट है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य 218 हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 214 सदस्य हैं। लेकिन जब वोटिंग हुई तो 219 ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ वोट दिया और टैरिफ के समर्थन में 211 वोट ही पड़े। ट्रंप की पार्टी के 6 सांसदों ने भी टैरिफ लगाने के फैसले का विरोध करते हुए क्रॉस वोटिंग कर दी। यानी दुनिया को टैरिफ के नाम पर डराने धमकाने पर अपने ही सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है और विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने वोटिंग के दौरान अपनी पार्टी के सांसदों को चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने कहा कि प्रतिनिधि सभा या सीनेट में टैरिफ के खिलाफ वोट देने वाले रिपब्लिकन सदस्य को चुनाव के समय गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ट्रंप की धमकी की परवाह नहीं करते हुए 6 सांसदों ने विपक्ष के प्रस्ताव का साथ दिया। इसके बाद ट्रंप के करीबी और हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन ने इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने पिछले साल कनाडा पर 25 से 35% के बीच टैरिफ लगाया था। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कनाडा पर चीन के साथ व्यापार का आरोप लगाते हुए 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। लेकिन अपने प्रस्ताव के जरिए अमेरिकी संसद ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस प्रस्ताव के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि वो यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि वो दुनिया के दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ भी प्रस्ताव लेकर आएगी। डीएनए मित्रों, अब यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट में जाएगा। वहां भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, लेकिन अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरह ट्रंप की पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई तो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि संसद के दोनों सदनों से झटके के बावजूद ट्रंप के पास प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का अधिकार है, लेकिन यह हार ट्रंप की नीतियों को करारा तमाचा है। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि ट्रंप ने संसद की अनुमति के बिना कनाडा पर यह टैरिफ थोपा है। सोचिए, ट्रंप जिस टैरिफ का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीट रहे हैं,
अमेरिकी संसद उसका विरोध कर रही है। इस साल होने वाले मिड टर्म चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। प्रिय मित्रों, आपको यहां बताना जरूरी है कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है। इसमें टैरिफ लगाने के ट्रंप के कानूनी अधिकार को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया तो दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाया गया ट्रंप का टैरिफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण भारत की आईटी कंपनियों में पसरे नए खौफ से जुड़ा है। इस डर का असर यह हुआ कि एक दिन के अंदर सिर्फ 6 घंटे में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गया। मित्रों, शेयर बाजार में आईटी कंपनियों की वैल्यूएशन आज 1,30,000 करोड़ रुपए कम हो गई। निवेशक आईटी कंपनियों से आखिर दूर क्यों जा रहे हैं? आईटी कंपनियों और उसमें निवेश करने वाले लोग क्यों डरे हुए हैं? क्या आईटी सेक्टर की नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या इंजीनियर्स की दुनिया में भूचाल आने वाला है? ये आज आप पूरी तरीके से विस्तार से जानेंगे। जो आईटी सेक्टर 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जो आईटी सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 7% योगदान देता है, वहां डर का माहौल होना अच्छी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से होंगे या आपके परिवार के सदस्य इससे जुड़े हुए होंगे। इसीलिए आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक विश्लेषण आज ध्यान से देखना और समझना चाहिए। आईटी सेक्टर से जुड़े सवालों को डिकोड करने से पहले आपको आज शेयर बाजार के क्रैश के बारे में पता होना चाहिए। निफ्टी में जहां आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.5% से ज्यादा गिरा। निफ्टी सिर्फ 147 पॉइंट गिरा, जबकि निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1935 पॉइंट टूटकर 33,160 के स्तर पर बंद हुआ। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर में कितनी गिरावट आई। हमने आईटी सेक्टर की 5 दिग्गज कंपनियों के शेयर के भाव पर नजर डाली और सभी कंपनियों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। टीसीएस का शेयर 5% से ज्यादा गिरा और यह पिछले 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। सोचिए, 1 साल के। इन्फोसिस का शेयर लगभग 6% गिरा। एचसीएल टेक और विप्रो का शेयर लगभग 5% गिरा, जबकि एलटीआई माइंडट्री के शेयर का भाव 5.5% के आसपास टूट गया। डीएनए मित्रों, निवेशकों ने पैनिक सेलिंग की, यानी आनन फानन में आईटी कंपनियों के शेयर बेच डाले। इस गिरावट के कारण आईटी सेक्टर की कंपनियों की वैल्यू से करीब 1,30,000 करोड़ रुपए साफ हो गए, यानी मिट्टी में मिल गए। सोचिए, एक दिन में 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान, और यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। पिछले 3 दिन की बात करें तो आईटी कंपनीज को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यहां तक कि टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपए से नीचे चला गया है। डियर मित्रों, आईटी कंपनीज को लेकर इस चिंता के पीछे अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर पानी फिरना तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चिंता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल को लेकर है। अब इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे देश में इंजीनियर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और अर्थव्यवस्था में आईटी कंपनीज का बड़ा योगदान है। अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने पिछले दिनों क्लाउड कोवर्क नाम का एक नया टूल लॉन्च किया। यह टूल कई तरीके के ऐसे काम कर सकता है जो अभी तक आईटी कंपनियां करती थी। क्लाउड कोवर्क फाइल पढ़ सकता है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर सकता है, कंप्लायंस देख सकता है, यानी लीगल, फाइनेंशियल, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े काम बिना किसी इंसानी दखल के कर सकता है। ये ऐसे काम हैं जिनकी वजह से भारतीय आईटी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आईटी कंपनीज को लगता था ये काम मशीनें नहीं कर पाएंगी, लेकिन एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोवर्क लॉन्च करके उन्हें झटका दे दिया। अब अगर अमेरिका या किसी दूसरे देश की कंपनियां एआई के जरिए ये काम कराएंगी तो भारतीय आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? इसका असर निश्चित रूप से इन कंपनियों के रेवेन्यू पर पड़ेगा। कुछ जानकारों का मानना है कि एआई की वजह से आईटी कंपनियों की कमाई 40% तक कम हो सकती है और रेवेन्यू में गिरावट का यही डर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। चिंता तो यह भी जताई जा रही है कि एआई कुछ समय बाद आईटी कंपनीज की जगह भी ले सकता है। सोचिए, जब इस तरीके की आशंका किसी सेक्टर को लेकर होगी तो निवेशकों पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। डीएनए मित्रों, भारतीय आईटी कंपनीज का पारंपरिक मॉडल रहा है।
ज्यादा प्रोजेक्ट के कारण ज्यादा लोगों को नौकरी, लेकिन एंथ्रोपिक का एआई इस मॉडल की तोड़ हो गया है। इसकी वजह से जो काम पहले 50 लोगों की टीम मिलकर करती थी, वही काम 5 से 10 हाई स्किल्ड लोग कर लेंगे। यानी नौकरियां काफी कम हो जाएंगी। जो लोग आईटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। इसका एंट्री लेवल और रिपीटेटिव काम वाली नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे रोल बढ़ेंगे। अब आपको भारतीय युवाओं के सामने मौजूद समस्याओं के बारे में भी जानना चाहिए। गूगल और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20% युवाओं ने एआई स्किलिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। यानी 80% युवा अभी भी औपचारिक एआई ट्रेनिंग से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग से बाहर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद युवाओं का एक बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी नहीं है, यानी उन्हें एआई टूल्स की ट्रेनिंग नहीं मिली है। टीम लीज डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेनरेटिव एआई की 10 नौकरियों के लिए सिर्फ एक क्वालिफाइड इंजीनियर उपलब्ध है, सिर्फ एक। यानी नौकरियां हैं लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं। कुल मिलाकर एआई के हिसाब से भारत में टैलेंट की भारी कमी है। एआई की वजह से आईटी सेक्टर पर आए इस संकट का समाधान एआई स्किल्ड युवाओं के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए आईटी सेक्टर में नौकरी की चाहत रखने वाले नौजवानों को खुद को अपग्रेड करना होगा। मित्रों, अब हम मुंबई पुलिस की टाइम मशीन का विश्लेषण करेंगे। मुंबई पुलिस अब टाइम ट्रेवल करने की तैयारी में है। टाइम मशीन से मुंबई की पुलिस करीब 4 दशक पहले समय में जाने की तैयारी कर रही है। यानी वो दौर जहां मुंबई पुलिस हाजी मस्तान और करीम लाला से लेकर दाऊद और छोटा राजन गैंग के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। एनकाउंटर मुंबई पुलिस की पहचान बन गया था। वही दौर फिर से लौटने वाला है। मित्रों, मुंबई अंडरवर्ल्ड पर एक फिल्म आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म में एक डायलॉग था, शहर साफ चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यही बात मुंबई पुलिस से कही है और मुंबई पुलिस अब इस बात पर अमल करने में जुट गई है। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। यानी मुंबई पुलिस अब फिर से शूट एंड साइट या कहे तो ठोक देंगे वाली पॉलिसी पर लौट रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इसका साक्ष्य भी आज दिखाई दिया। मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में आज बड़ी गहमा गहमी रही। शहर के पुलिस कमिश्नर ने बड़ी बैठक बुलाई। आज की बैठक में मुंबई पुलिस के 6 ज्वाइंट कमिश्नर, 13 जोन के डिप्टी कमिश्नर और एसीपी मुंबई के 99 थानों के पुलिस अधिकारी, मुंबई क्राइम ब्रांच की सभी 12 यूनिट के अधिकारी, सभी साइबर डीसीपी और साइबर पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती मौजूद थे, जिनका क्राइम डिटेक्शन रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। देवेंद्र भारती ने इंडियन मुजाहिदीन के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। इस बैठक में मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम भी मौजूद थे। गौतम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सलमान खान के घर फायरिंग, रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी जैसे हाई प्रोफाइल केस देख रहे हैं। बैठक का एजेंडा था मुंबई में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। मैं चाहूंगा एक बार ये तस्वीर आप पूरी दिखाएं। संक्षेप में कहें तो आज मुंबई में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार सभी पुलिस अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद थे। ऐसी बड़ी बैठक तब होती है जब कोई बड़ा अपराध हुआ हो, कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो गई हो। पहले सीएम का बयान, फिर मुंबई पुलिस की हाई प्रोफाइल बैठक। एक बार फिर तस्वीरें देखिए। मुंबई में अचानक हलचल क्यों बढ़ गई, इसे समझने के लिए हमें मुंबई में 12 दिन की हुई कुछ घटनाओं को समझना होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फ्री हैंड दे दिया है। मुंबई पुलिस फिर से 1980 के बाद वाले अवतार में दिखने वाली है। मुंबई में
अब 1990 के अंदाज में एनकाउंटर होंगे। सपनों के शहर में अब जो गोली चलाए उसका एनकाउंटर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। मुंबई पुलिस को आखिर 1990 वाले अवतार की याद क्यों आई? क्यों मुंबई में फिर से ठोको नीति की वापसी हो रही? 1 फरवरी 2026 रात के 12:45 रात के अंधेरे में जुहू में एक घर के बाहर फायरिंग हुई। यह घर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी का। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग ने मुंबई वासियों को 90 के दशक के खौफ की याद दिला दी। रिवाइंड मोड में वो दौर सामने आ गया जब वसूली के लिए जानी मानी हस्तियों के घर या दफ्तर के बाहर फायरिंग होती थी। बात यही नहीं थमी। 10 फरवरी को एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट मिला। मैसेज भेजने वाले ने करोड़ों की फिरौती मांगी थी। रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी कि इसी बीच 24 घंटे बाद ही सलमान खान के रिश्तेदार और अभिनेता आयुष शर्मा को धमकी भरा ईमेल मिला। इसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती की डिमांड की गई थी। 11 दिन में एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खौफ की वापसी करा दी। ठीक वैसा ही खौफ जैसा 1990 के दशक में होता था। मित्रों, 12 दिन में हुई 3 बड़ी घटनाओं ने मुंबईकरों को डरा दिया। अंडरवर्ल्ड ने घड़ी की सुई को 1990 के दशक में पहुंचा दिया, जब मुंबई में गैंगस्टर्स का आतंक हुआ करता था, और तब मुंबई पुलिस को अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सबसे बड़ा एनकाउंटर ऑपरेशन चलाना पड़ा। मित्रों, मुंबई का वो 4 दशक पुराना खौफ नई शक्ल लेकर फिर से लौटा है। 1990 के दशक में मुंबई को डराने वाला चेहरा दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का था। इस बार यह चेहरा लॉरेंस बिश्नोई। दाऊद छोटा राजन ने पहले मुंबई में गैंग बनाया था, फिर शहर से दूर बैठकर क्राइम सिंडिकेट चलाया। लॉरेंस भी मुंबई से दूर जेल में है, लेकिन उसका खौफ आज मुंबई को डरा रहा है। लॉरेंस के दहशत का अंदाज पुराना है। इस खौफ को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस भी टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी अपना रही है। मुंबई पुलिस ने भी रिवर्स गियर लगा दिया है और 1980 के बाद वाले दशक में लौट रही है। मित्रों, 80 के दशक की मुंबई पुलिस की एक झांकी आज हम आपको जरूर देना चाहेंगे। 11 जनवरी 1982 ये तारीख मुंबई पुलिस के इतिहास में बहुत खास है। इसी दिन मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों राजा तंबट और इसाक बागवान ने गैंगस्टर मणैया सुर्वे का एनकाउंटर किया था। आज से 44 साल पहले मुंबई पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड पहला एनकाउंटर किया। मुंबई पुलिस पहली पुलिस थी जिसने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था। उसके बाद मुंबई को गैंगस्टर मुक्त करने के लिए शूटआउट की शुरुआत हो गई। 1990 के दशक में एनकाउंटर 20 गुना ज्यादा बढ़ गए। 2003-2004 तक मुंबई में 1200 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1982 से 2004 के बीच पुलिस ने एनकाउंटर में 1000 कुख्यात बदमाशों को मार गिराया। मतलब अभी जो आप यूपी में देख रहे हैं, हाफ और फुल एनकाउंटर की खबर सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, वो तब के मुंबई वाले शूटआउट के सामने अभी कुछ भी नहीं। मित्रों, मुंबई पुलिस का सबसे चर्चित एनकाउंटर 1991 में हुआ था, जब लोखंडवाला में गैंगस्टर माया डोलस और उसके 6 साथी मारे गए थे। पुलिस ने 4 घंटे लगातार फायरिंग की थी। इस एनकाउंटर ने मुंबई पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया था। बाद में इस एनकाउंटर पर फिल्म भी बनी थी। 1995 में एक साल में 100 से ज्यादा शूटआउट हुए, मतलब हर तीसरे दिन एक एनकाउंटर हुआ। 1990 से 2000 के बीच हर हफ्ते में 2 से 3 एनकाउंटर होते थे। इसका रिजल्ट भी मिला। हत्या, फायरिंग कर शहर को डराने वाले गैंगस्टर मारे गए। दाऊद जैसे अंडरवर्ल्ड सरगना को मुंबई से भागना पड़ा। मित्रों, इस दशक में मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी अपराधियों के खिलाफ एक्शन के पोस्टर बॉय बन गए। 1990 के दशक को समझने के लिए इन पुलिस वालों का रिकॉर्ड भी देखना दिलचस्प होगा। अधिकारियों के इस ग्रुप को बैच ऑफ 83 भी कहा जाता है। ये 1983 में नासिक के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट थे। इनमें सबसे चर्चित चेहरा है प्रदीप शर्मा। इन्होंने 114 एनकाउंटर किए। विजय सालास्कर ने करीब 80 एनकाउंटर किए। दया नायक ने 80 से ज्यादा एनकाउंटर किए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाने वाले रविंद्र आंगड़े ने 50 से ज्यादा एनकाउंटर किए। प्रफुल्ल भोसले ने
70 से ज्यादा एनकाउंटर किए। सचिन वाझे ने 60 से ज्यादा अपराधियों को मारा एनकाउंटर्स में। मुंबई को डराने वाले गैंगस्टर्स में इन अधिकारियों का ऐसा खौफ था कि कई गैंगस्टर्स ने डर से मुंबई छोड़ दी। एनकाउंटर वाली पॉलिसी और अधिकारियों के साहस के कारण मुंबई पुलिस को डिटेक्शन रेट यानी केस सॉल्व करने में दुनिया की बेहतरीन फोर्स में गिना जाने लगा। एनकाउंटर के डर और पुलिस के खौफ से मुंबई में शांति लौटी। इसका रिजल्ट यह रहा कि एनकाउंटर घट गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2022 तक पूरे महाराष्ट्र में 33 एनकाउंटर हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 110 से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 250 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। आंकड़े बताते हैं मुंबई में एनकाउंटर 95% तक कम हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 साल से मुंबई में फिर क्राइम सिंडिकेट सिर उठा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, अब रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह, आयुष शर्मा को जिस तरह डराया जा रहा है, उससे फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती दिखाई दे रही है। मुंबई में कहने के लिए आज भी दाऊद और छोटा राजन जैसे गैंगस्टर्स का सिंडिकेट एक्टिव है, लेकिन बड़ा खतरा है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस जेल में बैठकर फायरिंग करा रहा है, फिरौती मांग रहा है, धमकियां दे रहा है। इससे खौफ का माहौल बन रहा है। 44 साल पहले अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुंबई पुलिस को मालूम है कि संगठित क्राइम सिंडिकेट को खत्म करने के लिए एनकाउंटर सबसे कारगर हथियार है। यह काम मुंबई पुलिस पहले भी कर चुकी है, इसलिए अब फिर मुंबई पुलिस 1980 के दौर में वापस जाने की तैयारी कर रही है। डीएनए मित्रों, अब हम जो विश्लेषण करने वाले हैं उसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि हम कानपुर हिट एंड रन केस के उस पक्ष को रखने जा रहे हैं जिसे अमूमन कोई नहीं रखता, लेकिन उस पर चर्चा आज बेहद जरूरी है। मित्रों, अमेरिकी कारोबारी पीटी बार्नम ने 19वीं सदी में कहा था, पैसा इतना शक्तिशाली है, या तो आपको चला सकता है या आप उससे दुनिया चला सकते हैं। आज 21वीं सदी में उनकी ये बात बिल्कुल 100% सच लग रही है। अगर उनकी ये बात सच नहीं होती तो कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के आरोपी को सिर्फ 7 घंटे में ही जमानत नहीं मिल जाती। अगर उनकी ये बात सच नहीं होती तो हड़ताल के बावजूद वकील शिवम मिश्रा को बचाने के लिए अदालत में खड़े नहीं होते। और अगर कुछ लोग के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता तो जिसके साथ ये खौफनाक और दर्दनाक हादसा हुआ, जिसको गंभीर चोटें लगी, वो पीड़ित अपने बयान से नहीं पलटता। मित्रों, हमारे विश्लेषण में आज कटघरे में पुलिस नहीं है, बल्कि पीड़ित है। वो पीड़ित जो अपना जख्म भूल गया, जिसने कोर्ट में जाकर अपना बयान ही बदल लिया। मित्रों, कानपुर के अरबपति कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को 90 घंटे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस उसे लेकर अदालत पहुंची। जिन वकीलों ने आज हड़ताल की घोषणा की थी, कामकाज नहीं करने की बात कही थी, उनमें से कुछ वकील शिवम की पैरवी करने के लिए कोर्ट में खड़े हो गए। शिवम के पक्ष में ऐसी तगड़ी दलीलें दी गईं कि पुलिस की 14 दिन की रिमांड अर्जी एक झटके में खारिज हो गई और गिरफ्तारी के 7 घंटे होते होते 20,000 रुपए का बॉन्ड भरकर शिवम मिश्रा बाहर निकल आया। बताइए, क्या एक आम आदमी जिसके पास इतना धन ना हो, उसके साथ ऐसा हो सकता था? सोचिए। मित्रों, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी भी कम ड्रामेटिक नहीं थी। इसमें एक्शन था, सस्पेंस था, फुल इमोशन था। इस कहानी को समझने के लिए पूरे केस की जानकारी जरूरी है। 8 फरवरी को तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार से एक ऑटो रिक्शा और बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 से 4 लोगों को चोटें लगी। बाउंसर्स ने शिवम को बाहर निकाला उनकी गाड़ी से और दूसरी गाड़ी में बैठाकर ले गए। ये सब कुछ कैमरे पर दिखा, लेकिन ये पुलिस को नहीं दिखा। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया। जब हमने तस्वीरें दिखाई, दबाव बना, तब जाकर पुलिस ने अगले दिन एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा। पुलिस ने शिवम का नाम तो एफआईआर में जोड़ लिया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। शिवम के बदले उसके पिता के मिश्रा खुद थाने गए, बेटे को बेगुनाह बताया। इसके अगले दिन अचानक से एक ड्राइवर सामने आ गया, मोहनलाल ने दावा किया गाड़ी शिवम नहीं, वो चला रहा था। सबसे पहले हम आपको लैम्बोर्गिनी चलाने वाले रामलाल ने जो कहा वो सुनाना चाहेंगे। गाड़ी में कितने गियर होते हैं?
सर इसमें गियर होती है सर, 9 गियर होती है। 9 गियर हम दबा देंगे। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं। आप एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया था, पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया हूँ। सुना आपने, इतनी ताकत पैसे में ही होती है कि 8 गियर वाली कार में रामलाल जैसे ड्राइवर के लिए 9 गियर हो जाते हैं। लेकिन 9 गियर वाली लैम्बोर्गिनी चलाने वाले रामलाल की बातें सुनकर अदालत को भी लगा कुछ तो गड़बड़ है। शिवम मिश्रा का आरोप अपने ऊपर लेने वाले रामलाल ने जो सरेंडर वाली अर्जी दी थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब सोचिए कि रामलाल ने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों वो हादसे वाले अपराध को अपने ऊपर लेना चाहता था। मित्रों, जब डमी ड्राइवर रामलाल काम नहीं आया तो अचानक से कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। हुआ ये कि जिस मोहम्मद तौसीफ ने शिवम मिश्रा के खिलाफ अर्जी दी थी वो ही पलट गया। उसने पुलिस को लिखित में कहा जो हो गया वो हो गया, उसे अब कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अपनी शिकायत अर्जी वापस लेना चाहता है, मतलब पूरा मामला ही खत्म हो गया। मित्रों सोचिए ये क्या है, जो हादसे का शिकार था, जो मुख्य गवाह था, वही मुकर गया। जो पीड़ित था, जिसके लिए सब आवाज उठा रहे थे, उसी ने ही यू टर्न ले लिया। उसने क्यों ऐसा किया होगा, क्या यह बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह बताना जरूरी है कि ऐसे किसी एक पीड़ित का यू टर्न लेना बहुत बड़ा छल है। यह छल है उन लोगों के लिए जो लगातार उसकी आवाज बनकर के उन आवाज को उठा रहे थे। सोचिए, हम अपना ऑन एयर टाइम खर्च कर रहे थे न्याय के लिए, लेकिन जिसे न्याय दिलाने की मांग हो रही थी उसने ही यू टर्न ले लिया। ऐसे फैसले चुभते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, सिस्टम काम नहीं करता, मीडिया आम लोगों से जुड़े मुद्दे नहीं उठाता। लेकिन ये सब कुछ हुआ, फिर क्या हुआ? मित्रों, हम आपको अमेरिका की एक घटना बताना चाहेंगे। 2023 में सिएटल शहर में पुलिस की गाड़ी से भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडूला की मौत हो गई। मामला कोर्ट में गया और अब कोर्ट में समझौता हुआ, जिसके बाद सिएटल प्रशासन ने जाह्नवी के परिवार को 262 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन कानपुर में क्या हुआ? अदालत जाने से पहले ही पीड़ित ने यू टर्न ले लिया। मित्रों, के मिश्रा और उनके सुपुत्र ने जो किया वो तो अक्षम्य है। जिस पुलिस ने लापरवाही बरती उस पर भी एक्शन हुआ, लेकिन उनका क्या जो एक अरबपति को बचाने के लिए ड्राइवर बनकर खड़े हो जाते हैं? उनका क्या जो हादसे का शिकार होकर भी अपने ही बयान से पलट जाते हैं, सारे सिस्टम को असहाय बना देते हैं? मित्रों, न्याय और आवाज की उम्मीद में बैठे करोड़ों लोगों का विश्वास तोड़ने वाले ऐसे पीड़ित को पीड़ित की श्रेणी में रखना चाहिए या गुनाहगार की श्रेणी में, यह अब आप तय कीजिए। डीएनए में आज का संदेश, किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।